नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से कल मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज शुरू करते हैं बात, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का प्यार आप लोग देते आ रहे हैं वो प्यार आपका बरकरार रहेगा। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है, अनुप श्रीवास्तव का नमस्कार है। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर से। और बड़ी खबर ये है कि बयान एक से एक आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, लेकिन कोई फायदा नहीं। जी हाँ, देखिए क्या है, बयानों की गर्मी से भी वोटरों की दूर नहीं हुई सुस्ती। जी हाँ, कल सेकंड फेज में जो भारत में 88 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह वोट जो है कम हुए हैं। ओवरऑल 10% वोट कम पड़े हैं। पिछले बार यानी 2019 में वोट पड़े थे 70% के आसपास, और इस बार जो वोट पड़े हैं वो 60% के आसपास पड़े हैं। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 7% मतदान कम हुआ है। वो भी अमरोहा जो है वही फर्स्ट क्लास आया है, 60% वहाँ मतदान हुआ है, 60%, और 7% ओवरऑल यूपी में मतदान कम हुआ है। और अमरोहा में भी पिछली बार 70% मतदान हुआ था। मथुरा सबसे फिसड्डी, यहाँ 51% भी किसी तरह से हो पाया। 49.29% मतदान हुआ है। बताइए, पिछली बार 61% हुआ था। तो 12% एक तरह से मतदान 11.5% कम हुआ है मथुरा में। पता नहीं हेमा मालिनी जी का क्या होगा। आपको पहले उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ, फिर बाकी जगहों का बताता हूँ आपको। तो उत्तर प्रदेश में अब देखिए, शुरू करते हैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ में 56.62% मतदान हुआ। पिछली बार 61.42% मतदान हुआ। मथुरा आपको मैं बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में इस बार 53.21% मतदान हुआ, और पिछली बार 60.49% मतदान हुआ था। 7%, 7% वोट नोएडा में भी कम पड़ा है। गाजियाबाद में है वहाँ तो 50% भी नहीं पहुंचा है। 49.65% मतदान हुआ है, और पिछली बार 55.83% मतदान हुआ था। यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 6% मतदान गाजियाबाद में कम हुआ है। बुलंदशहर आइए। बुलंदशहर में सबसे कम प्रत्याशी थे, 6 प्रत्याशी थे सिर्फ यहाँ पर। बावजूद उसके पिछली बार 62% हुआ था मतदान, 62.75%, और इस बार जो है 55.79% कम हुआ है, यानी 7% के आसपास यहाँ भी मतदान कम हुआ। अमरोहा आइए। अमरोहा में जबरदस्त वोटिंग हुई थी 2019 में। 71.4% मतदान हुआ था। हालांकि इस बार अमरोहा अगर यूपी में देखा जाए तो सबसे बेहतर है मतदान प्रतिशत के मामले में, और 64.2% मतदान यहाँ पर हुआ है, यानी 7% मतदान कम हुआ है अमरोहा में। जबकि अमरोहा में झारमझार वोट पड़ने की बात कल आ रही थी फर्स्ट मीटिंग में। मेरठ में देखिए 58.70% मतदान हुआ इस बार, और पिछली बार 64.20%, 19% मतदान हुआ था, यानी करीब करीब 6% जो है मतदान कम हुआ है। बागपत आइए, ये आखिरी सीट है। 55.97%, यानी करीब करीब 56% वोट पड़े हैं इस बार, और पिछली बार 64.60%, यानी करीब करीब 65% वोट पड़े थे। तो लगभग 10% वोट बागपत में कम पड़े हैं। बागपत में आरएलडी के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। आरएलडी के खाते में ये सीट गई है एनडीए के सहयोगी के तौर पर। तो ये हाल है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 7%, यानी 7% मतदान कम हुआ पिछली बार, यानी 2019 के मुकाबले। और ओवरऑल अगर बात करें हम तो 10% वोट कम हुए हैं भारत में। अगर सेकंड पेज की बात करें 88 सीटों पर जो मतदान हुए हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या मतदान हुआ है और क्यों कम मतदान हुआ है, इस पे भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि मतदान कहाँ कहाँ और कितना कितना कम पड़ा है। तो आपको बताते हैं हम। देखिए 13 राज्यों की 89, इसमें लिख रहा है मेरे ख्याल से 88 सीटें हैं, अखबार में तो 89 लिखा हुआ है। 60% के करीब मतदान रहा है। 2019 में 70.9%
था मतदान, जो इस बार काफ़ी कम हो गया, 10% के आसपास कम हो गया है। बिहार में 54.32%, महाराष्ट्र में 53.71%, MP में 55.45% लोगों ने वोट डाले हैं। अब वो उधर की बात कर लें, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो त्रिपुरा में 78% वोट पड़े हैं, सबसे ज़्यादा। मणिपुर में 77%, छत्तीसगढ़ में 72%। छत्तीसगढ़ में 102 बूथ ऐसे भी हैं, 102 गांव ऐसे भी हैं जहां पहली बार वोट डाले गए हैं। पश्चिम बंगाल में 71.84% वोट डाले हैं। तो ये मतदान का आंकड़ा है जो आपने देखा अभी। बाकी हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा और विस्तृत दिया हुआ है, तो ये देखने की कोशिश करते हैं हम कि कहाँ कहाँ कितना कितना मतदान हुआ है और क्यों कम हुआ है। तो सुबह जो 11 बजे तक का आंकड़ा आया मतदान का, तो वो तो बड़ा सही था। वो लगा कि भैया इस बार जो है पिछला जो है नुकसान पूरा हो जाएगा। लेकिन दोपहर 12 बजे से लेके और 3 बजे तक सन्नाटा छाया रहा बूथ पे। 3 बजे के बाद भीड़ आई थोड़ी बहुत, लेकिन कम आई। तो ये सबसे गड़बड़ हुआ। और हालांकि प्रधानमंत्री का बयान छपा है इसमें कि लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के लिए बहुत अच्छा रहा। देश भर के लोगों का आभार जिन्होंने शुक्रवार को मतदान किया। कल जुमा भी था, हालांकि जुमे के बाद जो है भीड़ भाड़ नहीं आई कहीं पर, तो ये हो गई। अब कौन कौन नेता जिनकी किस्मत EVM में बंद हो गई, नाम सुन लीजिए। कांग्रेस के शशि थरूर, लोकसभा अध्यक्ष NDA के ओम बिरला साहब कोटा से हैं। रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका निभाने वाले भाजपा के अरुण गोविल, इनके साथ भी प्रॉब्लम है। मेरठ में वोटिंग जो है पैटर्न में चेंज हुआ है। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के भाई DK सुरेश, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमारस्वामी, भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महासचिव KC वेणुगोपाल, निर्दलीय पप्पू यादव पूर्णिया में तहलका मचाए हुए हैं, और भाजपा के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या। तो ये लोग हैं। अब सवाल उठता है कि वोट कम क्यों हुआ। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वोटिंग पैटर्न में भी चेंज देखने को मिला है इस बार, जो खबरें आई हैं ग्राउंड जीरो से। तो कम वोटिंग तो इसलिए माना जा रहा है कि पहली बात तो धूप, गर्मी इतनी तेज थी कल कि 4-5 बजे हम जो बैठे थे लाइव पे खड़े थे तो हालत ख़राब हो रही थी। शाम को 6 बजे भी मतलब इतनी गर्मी लग रही थी। और एक कारण तो ये माना जा रहा है। दूसरा जो कारण माना जा रहा है वो ये है कि इस बार के चुनाव में कोई लहर नहीं है। मतदाताओं में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। वही घिसे पिटे नारे, वही हिंदू मुस्लिम, वही भारत पाकिस्तान, वही बजरंगबली, वही दुर्गा जी, और मतलब इस तरह के वो कांग्रेस ने 50 साल पहले वो किया। कांग्रेस का वही घिसा पिटा नारा, जातिगत जनगणना कराएंगे तो ये करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, पिछड़ों दलितों और उसको लाएंगे। मतलब ये बातें पिछले बहुत दिनों से लोग सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अपील जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों गठबंधन है, चाहे वो NDA गठबंधन हो, चाहे वो आपका इंडी गठबंधन हो, इन दोनों की बातों में अब कोई रस नहीं है। मतलब मन सुनने का मन नहीं कर रहा है। आदमी ऐसे ही देख लेता है, चलो भाई अच्छा ये बोला, अच्छा ये बोला, अच्छा ये बोला, चलो ठीक है। पेपर में देख लिया, हेडिंग पढ़ ली, उसके बाद अंदर नहीं पढ़ता आदमी कोई, तो उसको पता होता है कि अंदर क्या लिखा है। तो एक तरह से दोनों गठबंधन के नेता जो हैं, या दोनों गठबंधन का जो चुनाव प्रचार है, वो लोगों को अपील नहीं कर रहा है, लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। लोग रिलक्टेंट से हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कहेंगे, उन्हें पता है कि वो क्या कहेंगे। और इस वजह से जो है इस चुनाव में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है लोगों में मतदान के प्रति, या इस चुनाव में लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है कि हमारा कैंडिडेट क्या कह रहा है, हमारे पार्टी जिसको हम लाइक करते हैं उसका नेता क्या कह रहा है। सबको पता है, सबको पता है कि रिकॉर्ड वही चलेगा, वही घूमता रहेगा, वही बसता रहेगा। वो सुई अटक गई है। तो ये सुई अटकने से जो है पब्लिक बेरुखी हो गई है। पब्लिक का रुख जो है वो बदल गया है, या बेरुखापन दिखाई दे रहा है इस इलेक्शन के प्रति।
दूसरा कि ये इलेक्शन पार्टी, जो मुझे लगता है कि पार्टी बेस्ड तो है ही, लेकिन साथ साथ कैंडिडेट बेस्ड हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इंडिया गठबंधन के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, भाजपा के हों, बीएसपी के हों, चाहे साउथ में जिस पार्टी का जो जहाँ पर जो भी सांसद रहा हो, तो बहुत सारे सांसदों के प्रति लोगों में नाराजगी है। सांसद क्षेत्र में नहीं गए, सांसद लोगों से मिलते नहीं, कई सांसद एरोगेंट हैं, अब चुनाव आया है तो वोट मांगने जा रहे हैं, तो पब्लिक को जो है उनसे एक तरह से इरिटेशन टाइप का हो गया है। दूसरी बात कि यूपी में आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि कई जगह जो है वो चुनाव का बहिष्कार हुआ। जैसे बागपत में सबसे कम वोटिंग हुई है, तो बागपत में कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है। तो कहीं पे सड़क नहीं है, तो कहीं पे गांव में 25 सालों से कोई काम नहीं हुआ है विकास का। अब कल ही एक खबर हमारे चैनल पे है जहाँ पे करीब 1500 मतदाता हैं, 1400 से कुछ मतदाता हैं, और उन लोगों ने वोट नहीं डाले। वहाँ एसडीएम गई, एक महिला एसडीएम थी, वहाँ गई, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, फिर भी लोग तैयार नहीं हुए वोट डालने को। तो लोगों को लगता है कि वोट डालने से क्या फ़ायदा, जब हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं करता है, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो एक तरह से मतदान के प्रति जो है वो आदमी जो है मतलब उसका रुझान नहीं है मतदान के प्रति, मतलब ऐसा कम है, लेकिन 50% या 40% जहाँ जितनी वोटिंग कम हुई है, तो वो तो आप कह ही सकते हैं कि इन लोगों का मतदान से भरोसा उठ गया है एक तरह से। तो ये सिचुएशन जो है बड़ा अलार्मिंग है किसी भी पार्टी के लिए। और 10% का वोट गिरना एक ये भी दिखाता है कि पब्लिक जो है, जिसने वोट दिया है, जिसने वोटिंग की है, मतदान किया है, वो पहले से मन बना चुकी थी क्या करना है, कैंडिडेट को वोट देना है, पार्टी को वोट देना है, किस उस पर वोट देना है, कैसे वोट देना है, तो वो बना के बैठी थी, अपना वोट डाल के चली गई। बाकी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, छुट्टी मनाया लोगों ने। अब मथुरा में देखिए, मथुरा में यहाँ हेमा मालिनी तीसरी बार उम्मीदवार हैं। अब उनका क्या है कि वहाँ 11.51%, 11.5% वोट परसेंटेज गिरा है। 61% पड़ा था पिछली बार, इस बार 49.49% ही रह गया है। लोगों ने मतलब जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने लोगों को समझाया भी, और लेकिन फिर भी लोग वोट डालने को तैयार नहीं हुए। कई मुद्दों पर संतोष था लोगों को। हाँ, तो ये निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। और अब देखना होगा कि पार्टियां क्या करती हैं। सिर्फ फर्स्ट पेज में तो लगा कि भाई जोश नहीं है, नेता में ही जोश नहीं है, पब्लिक को छोड़ दीजिए। तो नेता लोगों ने कुछ ऐसे बयान दिए, चाहे वो एनडीए के हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, कि लोगों में थोड़ा जोश आए, थोड़ा सा खून में उबाल आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब ठंडा रह गया कल भी। तो अब देखना है कि तीसरा चरण की वोटिंग जो है उसमें क्या होता है, क्या या यही रुख बरकरार रहता है, या कुछ तरकस से नए तीर निकलेंगे आपके इंडिया गठबंधन की तरफ से या एनडीए गठबंधन की तरफ से, या चुनाव आयोग कुछ करेगा, स्थानीय जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कुछ करेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग सांसद हैं वर्तमान, उनके लिए बेहद दुखद स्थिति है और बेहद अलार्मिंग स्थिति है कि देख लीजिए कि आपके व्यवहार से जनता कितनी दुखी है। तो ये खबर तो है ही आपके और हमारे हिसाब से। अब दूसरी खबर, जो बड़ी खबर है इसी चुनाव से जुड़ी हुई है, आपको पता ही है, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया बैलेट पेपर का दौर अब नहीं आएगा। आपको याद होगा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि बैलेट पेपर के दौर में क्या होता है, क्या होता था, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो दोनों बातें उसने खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। कई सारी याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई हो रही थी, जिसमें पहली बात तो ये थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस मांग को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, आपने देखा होगा जब आप बटन दबाते हैं बगल में लाइट जलती हुई मशीन होती है, उसमें से दिखता है 7 सेकंड 5 या 7 सेकंड तक दिखाई देता है कि आपने जिसको वोट डाला है उसका नाम दिखाई देता है और सिंबल दिखाई देता है। तो उससे फिर पर्ची एक निकलती है, तो आप पढ़ लेते हो तो आपको पता चलता है कि जो है आपका वोट कास्ट हो गया और साथ ही साथ आप जिसको वोट दिए है उसी को वोट गया है। तो
इस पर ये मांग थी कि अभी तक क्या था कि 5 बूथ के वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किसी भी लोकसभा क्षेत्र से होता था। पहले 1 से होता था, फिर बाद में 5 हो गया। और इसमें मांग ये थी कि नई साल जितने वीवीपैट मशीन लगे हैं सबकी पर्ची का मिलान हो। एक तरह से मतलब बैलेट पेपर की तरह, जैसे हर वोट पड़ रहा है तो हर वोट की गिनती होती थी, उस तरह हर वीवीपैट पर्ची का मिलान हो। तो इसमें बड़ी दिक्कत थी। अगर ऐसा होता, ऐसा किया जाएगा तो आप ये मान के चलो कि 10 से 15 दिन लगेंगे वीवीपैट की पर्ची गिनने में, और सिस्टम करीब करीब वही बैलेट पेपर वाला ही हो जाएगा। तो इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी प्रक्रिया पर या खासकर चुनावी प्रक्रिया पर संदेह करना जो है एक अन्य संदेह को जन्म देना है। ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया है, वो नया काम है, और वो नया काम ये है कि सिंबल लोडिंग मशीन होती है वीवीपैट के साथ। देखिए, आप जो ईवीएम में बटन दबाते हैं तो ईवीएम केवल जो है वो जो नंबर होता है, कोड नंबर जो होता है, सीरियल नंबर कह सकते हैं उसको खाली वो रीड करता है, और बाकी का काम जो है वीवीपैट करता है। वीवीपैट से आपको पता चलता है, और वीवीपैट में जो डिटेल होती है उसको सिंबल लोडिंग मशीन में लोड किया जाता है इलेक्शन के पहले। तो एक तरह से 4 चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ईवीएम होता है, वीवीपैट होता है, और ये सिंबल लोडिंग मशीन होती है, और स्क्रीन सेवर टाइप का कुछ होता है। तो अब क्या है कि पहले क्या था कि ये सिंबल लोडिंग मशीन, जैसे चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद सिंबल लोडिंग मशीन में जो है, पहले मैं बता दूं आपको, चुनाव के पहले सिंबल लोडिंग मशीन को अटैच किया जाता है वीवीपैट से, और पूरी डिटेल कैंडिडेट की जो है उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम और पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह जो है वो वीवीपैट में वो किया जाता है। और इस दौरान एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे जो है वो आता रहता है। तो कैंडिडेट जो होता है या उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि कह लीजिए, वो होता है, उसके सामने ये प्रक्रिया होती है वीवीपैट में जानकारी भरने की। तो वीवीपैट में जब जानकारी भर जाती थी और जब आप वोट दे देते थे, उसके बाद वो जो सिंबल लोडिंग मशीन जिससे वीवीपैट में जानकारी भरी जाती है, वो मशीन जो है टोटल नंबर ऑफ मशीन, वो पहली बात तो उसे बनाते हैं ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो बनाती है। तो ऐसी 4800 मशीनें हैं। तो यानी एक फेज का चुनाव खत्म हो गया और वीवीपैट में उसका सब हिसाब किताब डला गया, तो उसके बाद वो सिंबल लोडिंग मशीन जो है वो फिर अगले फेज के लिए यूज करने के लिए कंपनी को भेज दी जाती थी, और वो उसको फिर से क्लियर करके प्रेस करके और फिर वो चुनाव आयोग को देता था। चुनाव आयोग उसको अगले चरण में इस्तेमाल करता था। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो सिंबल लोडिंग मशीन है, जिसके द्वारा उम्मीदवारों की डिटेल उसमें भरी गई और वोटिंग की डिटेल उसमें जो आती है, तो ये सिंबल लोडिंग मशीन भी अब ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में 45 दिन तक बंद रखे जाएंगे। यानी अब ये कंपनी को वापस नहीं जाएंगे कि वो उसको फिर से रिफ्रेश करके, जैसे मोबाइल आप रिपोर्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वैसे उसमें करके फ्रेश जानकारी उसमें अपलोड करने के लिए अब ये नहीं मिलेगा आपको, कंपनी को या चुनाव आयोग को वापस। ये भी स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ बंद रखा जाएगा। तो ये होगा लागू 1 मई से। तो ये एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला या निर्देश आपने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसकी वजह से अब कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा मैंने जो बताया उसे आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। कोर्ट ने आदेश संदेह को खत्म करने के लिए आदेश जारी किया। 1 मई 2024 या इसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित रख दिया जाएगा। प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि इस सील पर हस्ताक्षर करेगा। यानी सिंबल लोडिंग मशीन से जब वीवीपैट में जानकारी लोड की जाती है, उस वक्त भी प्रत्याशी होता है या उसका प्रतिनिधि होता है, और उसके सामने कंप्यूटर पर सब चलता रहता है कि सही फीडिंग हो रही है कि गलत फीडिंग हो रही है। अब फीडिंग होने के बाद ये मशीन, सिंबल लोडिंग मशीन, वापस कंपनी को नहीं जाके ये ईवीएम के साथ जो है एक कंटेनर में इसको बंद कर दिया जाएगा, और उस कंटेनर को ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में 45 दिनों के लिए लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, और उस पर जो है प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे, ताकि 45 दिन के बाद जब यह चुनाव की गिनती जब होगी तो उसको मिलान कर सके कि ये वही सिंबल लोडिंग मशीन है जो हमने साइन करके
रखी थी। अच्छा, ये नतीजा घोषित होने के बाद भी 45 दिन तक रहेगा, मतलब ईवीएम काउंटिंग तक तो रहेगा ही रहेगा स्ट्रांग रूम में, उसके बाद भी इसको 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा। और नंबर 2 और नंबर 3 पर जो प्रत्याशी आया, मान लीजिए 10 वोट से हार गया, सेकंड नंबर पे आ गया, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। और ये ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और BEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है, वो उसके इंजीनियर आएंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DM के साथ मिल बैठ के वो उसकी जांच करेंगे कि इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। और इसमें जो खर्चा आएगा वो उम्मीदवार को देना होगा। अगर ये साबित हो गया कि इसमें ये सिंबल लोडिंग मशीन में या वीवीपैट में कुछ गड़बड़ हुई है, तो खर्चा उसको वापस मिल जाएगा उम्मीदवार को। और अगर नहीं होता है तो वो उसका पैसा जब्त हो जाएगा। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर है प्रत्याशी की ओर से छेड़छाड़ या बदलाव की शिकायत देने व अनुरोध करने पर प्रत्येक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की 5% EVM और वीवीपैट की बर्न मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच EVM निर्माता कंपनी के इंजीनियर करेंगे, यानी ये दोनों कंपनियां के इंजीनियर करेंगे। दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी नतीजा घोषित होने के 7 दिन के भीतर ये कंप्लेंट कर सकते हैं। और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी इंजीनियरों की टीम, यानी वो कंपनी के इंजीनियर होंगे जिन्होंने ये बनाया है, की टीम से परामर्श करके बर्न मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की सत्यता की प्रामाणिकता की जांच करेंगे। और इस प्रक्रिया की खर्च का जांच अनुरोध करने वाला उम्मीदवार उठाएगा। अब बार कोडिंग की भी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये फैसला उसने छोड़ दिया है चुनाव आयोग पे कि भाई बार कोडिंग आपको करना है कि नहीं करना है, ये आप करिए, टेक्निकल मामला है, इसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से अब देखना है कि 1 मई के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन के पास 4800 जो वो है सिंबल लोडिंग मशीन और 10.5 लाख जो है EVM मशीन है। तो EVM मशीन तो चलिए काम चल जाएगा, लेकिन बाकी बचे हुए फेज के लिए अभी आपको 300-350 सीटें हैं। 191 पे हो गया, 88 पे कल और 102 पे कल, 190 पे मान लीजिए 190-91 पे चुनाव हो गए, अभी भी 350 पे बचे हुए हैं, 351 पे लगभग। तो अब इतने जो 4800 सिंबल लोडिंग मशीन है, इतने पर्याप्त होंगे चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि अब ये जो अगला चुनाव जो होगा, मतदान होगा, उसके बाद वो सील हो जाएंगे, रख लिए जाएंगे वो, और तो उसको नए मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब कितने मशीनों की जरूरत पड़ती है और कितने मशीन इन दोनों कंपनियों ने तैयार किए हुए हैं या कर लेंगे, कितनी जल्दी तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये एक चुनाव आयोग के लिए परेशानी का सबब है कि इतनी जल्दी और इतनी ढेर सारी मशीनें EVM या सिंबल लोडिंग मशीन जो है वो मुहैया करा पाएगा चुनाव आयोग को कंपनियां, ये दोनों कि नहीं कर पाएंगी। फिलहाल बनी रहेगी हमारी नज़र इस मसले पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते रहिए, जुलते रहिए, हंसते रहिए, चलते रहिए, गर्मी से बचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।